हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। चलिए देखिए, लॉकडाउन के दूसरे चरण का अभी खात्मा होने वाला है कुछ समय में, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि अब इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि जो ज़िले हॉटस्पॉट में हैं, जिन जिलों में संवेदनशील स्थितियां हैं, वहाँ पर इस लॉकडाउन का खात्मा अभी नहीं होगा। कुल मिलाकर इसीलिए आप लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए हमसे जुड़े ही रहना है, ताकि आप लोग इन क्लासों को देखते हुए अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएं। एक बात याद रखिएगा, हम लोग अपनी क्लासों में पढ़ते पढ़ते दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं और आपके आरबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग आपके दूसरे चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स सततावेश वितरण के बाद में गाउस का नियम था, जिसको हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा। उस गाउस के नियम के बाद में अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आज मेरी जो क्लास है उस क्लास में हम लोग इसी बार के बोर्ड के एग्जाम में, आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, ऐसे को एक न्यूमेरिकल था जो न्यूमेरिकल की वजह से बहुत सारे बच्चों के 100 नंबर नहीं आ रहे हैं। अब उन बच्चों का वह न्यूमेरिकल क्यों गलत हुआ, वो न्यूमेरिकल आज के हमारे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आज हम जो पढ़ाने वाले उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो क्लास को ध्यान से देखें, पूरा टॉपिक समझें, फिर देखिए कि जिस न्यूमेरिकल की वजह से आरबीएसई में काफ़ी हल्ला मचा हुआ था, आरबीएसई के बच्चों में काफ़ी टेंशन थी इस बात की कि उनसे वो न्यूमेरिकल नहीं हुआ। टीचर भी काफ़ी सख्ते में आ गए थे कि ये ऐसा न्यूमेरिकल उन्होंने क्यों डाला, जबकि वास्तविकता में वो आपके आरबीएसई की बुक का एग्जाम्पल है। आपके इसी टॉपिक के जस्ट नीचे एग्जाम्पल है आपका, और इस टॉपिक के नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दूसरे नंबर का ये एग्जाम्पल है। और हम लोग उस एग्जाम्पल को इस टॉपिक के जस्ट बाद में आप लोगों को करवाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है, और वो क्वेश्चन बच्चों से नहीं हुआ है। हालांकि कुछ बच्चों ने किया भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस क्वेश्चन में ये समझना कि वो अपने क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में मैंने कहा था कि गाउस के नियम में फ्लक्स निकालते हैं सतत आवेश वितरण के आधार पर, और पदार्थ की 3 विमाएं होती हैं। पदार्थ की विमा में पहली होती है लंबाई, और दूसरा होता है क्षेत्रफल, और तीसरा होता है आयतन। लंबाई के लिए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक तार का, आपका रेखीय आवेशित चालक तार। क्षेत्रफल के लिए पढ़ेंगे प्लेट का, अचालक परत और चालक परत। आयतन के लिए पढ़ेंगे गोले का। अब गोले में 3 है, आपका गोलीय कोश, चालक गोला और आपका अचालक गोला। तो हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं कि सबसे पहले हमारा अनुप्रयोग होगा गाउस के नियम का, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तार पढ़ेंगे, फिर प्लेट पढ़ेंगे, और प्लेट में पहले चालक और फिर अचालक, और उसके बाद में गोला। गोले 3 प्रकार से, गोलीय कोश, चालक गोला और अचालक गोला। इन तीनों को पढ़ते हुए हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को खत्म करेंगे। इन टॉपिकों में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी अवधारणाएं कंप्लीट हो जाएंगी, जुड़े हुए सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। आपके गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बाद में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना हो। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। और इतना भी मैं आप लोगों को बता दूं अभी से कि आपके आरबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन गाउस के नियम के अनुप्रयोगों से निश्चित होता है। आपके 4 नंबर के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में से निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, याद रखिए। और जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपके लिए एक अनुप्रयोग यानी एक टॉपिक कोई सा भी आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में सबसे पहला है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी इनफाइनाइट कंडक्टर वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मैंने कुछ भाषा लिखी है, उस भाषा को हम लोग धीरे धीरे यूज में लाते जाएंगे। लिखी इसलिए है ताकि आप लोग आराम से घर पे नोट कर सकें कि माना ए बी कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है। पहले आप लोग समझिए, ये ए बी कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है।
तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को अच्छा, जिस पर एल लंबाई के एक अल्पांश की कल्पना की गई है, इस पर एक अल्पांश a1 a2 की कल्पना की गई है जिसकी लंबाई है एल। मैंने क्या किया, एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार ले लिया AB, जिस पर एल लंबाई के एक अल्पांश की मैंने कल्पना की जो है a1 a2। अब इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपके इस तार के A1 सिरे की वजह से बोलिए विद्युत क्षेत्र, अब A1 अल्पांश ही तो है, A2 पे भी अल्पांश है, तो A1 की वजह से विद्युत क्षेत्र DE1 इस दिशा में होगा निश्चित तौर पर। इस बिंदु से इधर ही तो विद्युत क्षेत्र लगेगा इस पर, और A2 से विद्युत क्षेत्र की दिशा DE2 इधर की ओर। आपने अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया AB, और उस अनंत लंबाई के चालक तार AB में आप लोगों ने L लंबाई के अल्पांश की कल्पना की A1 और A2 की, जिसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए मैंने A1 की वजह से लगने वाला अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र D में यानी अल्प रूप में, तो लगने वाला विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 इस डायरेक्शन में, और A2 की वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र DE2 इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों की दिशा ना समान है ना विपरीत है। आप याद कीजिए, आपने जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तब ऐसी स्थिति आई थी कि वो विद्युत क्षेत्र ना दिशा में थे ना विपरीत थे। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं खड़ा कर दूं डायग्राम को ऐसे। अब उसमें हम लोगों ने, अब दिशा जब समान नहीं थी विपरीत नहीं थी तो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोगों ने उसके घटक किए थे, फैक्टराइजेशन किया था। तो हम लोग फैक्टराइजेशन यहाँ भी करेंगे। ये है बिंदु P, माना ये कोण है थीटा, कोण तो समान ही बनेंगे, तो इसके फैक्टराइजेशन किया तो DE2 का एक फैक्टर इधर और एक फैक्टर इधर। ये थीटा कोण है तो एकांतर कोण की परिभाषा से थीटा, तो DE2 का थीटा वाला घटक बोलिए क्या आएगा, DE2 cos थीटा, और DE2 का थीटा बिना थीटा वाला घटक बोलिए DE2 sin थीटा। आपका DE2 का थीटा वाला घटक DE2 cos थीटा और बिना थीटा वाला घटक DE2 sin थीटा। अब DE1 के घटक करेंगे, ये थीटा कोण है तो एकांतर कोण की परिभाषा से ये भी थीटा, तो DE1 का एक घटक तो यही रहेगा लेकिन दूसरा घटक ऐसे होगा। अब इसका एक घटक इधर रहेगा तो बोलिए क्या आ जाएगा, थीटा वाला घटक DE1 cos थीटा और इधर वाला घटक आपका DE1 sin थीटा। क्लियर बच्चों? तो देखिए DE1 के घटक किए तो ऊपर वाला घटक थीटा कोण बना रहा है तो DE1 cos थीटा, बिना थीटा वाला घटक है तो DE1 sin थीटा। ऐसे ही DE2 का ये घटक थीटा कोण बना रहा है तो DE2 cos थीटा, ये बिना थीटा कोण बना रहा है तो DE2 sin थीटा। अब ये अल्पांश एक जैसे हैं तो इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र DE1 और DE2 बोलिए आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आपस में कैसे होंगे, ये बराबर होंगे, और जब आपस में बराबर होंगे तो आपका DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा भी आपस में बराबर होंगे। अब इनका परिमाण आपस में बराबर है और दिशा कैसी है, विपरीत, दिशा विपरीत। तो बोलिए ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट जीरो कर देंगे। DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अल्पांश समान है तो इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र DE1 बराबर DE2, दोनों में sin थीटा है तो इन दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत, तो इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया। अब बताइए परिणामी विद्युत क्षेत्र के रूप में कौन बचे, आपका DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। अब DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा है तो बोलो दोनों की दिशा समान है, इधर ही है। अब यही दोनों जुड़कर निरक्ष वाले टॉपिक की तरह यही दोनों जुड़कर एक परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे, यही दोनों जुड़कर एक परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका तार है और इस तार की वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, देखिए ये जा रहा, समझ गए? तो आपका जो तार है उस तार की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे जाएगा, सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट साइड में। आपके विद्युत क्षेत्र हमेशा राइट साइड में होगा तो इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे ही तो जाएगा। इस सब को समझाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप लोगों को यह पता चले कि इस तार की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, तो केवल विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, सीधे हाथ की तरफ। ये चीज क्लियर है, ये समझने की थी। हमारा टॉपिक अब शुरू होता है।
चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे पहले कि हम लोग अपना डेरिवेशन शुरू करें एक चीज और समझा देते हैं। ये आपका तार है, क्लियर। इस तार में बहुत सारे बिंदु होंगे, इस तार में मैं बहुत सारे बिंदु मान सकता हूं, और आपको पता है कि प्रत्येक बिंदु एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अब आप बताइए, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र गोलीय होता है कि नहीं होता है? बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? गोलीय। अब आपने क्या किया, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण गोलीय विद्युत क्षेत्र को निरूपित किया। अब प्रत्येक बिंदु आवेश की वजह से गोलीय विद्युत क्षेत्र है, तो बताइए इनकी सतहों को मिलाइए। अब बताइए विद्युत क्षेत्र गोलीय बना या बेलनाकार बन गया? विद्युत क्षेत्र गोलीय बना या बेलनाकार? दोबारा समझिए, इस पर आप लोगों ने कई सारे बिंदु ले लिए और उन बिंदुओं की वजह से विद्युत क्षेत्र गोलीय रूप में व्यक्त किया। अब गोलीय रूप में व्यक्त किया तो अगर मैं इनकी सतहों को मिलाऊं तो आप सोच के देखिए, गोले बने हैं या बेलन? क्या बना है? बेलन। यानी आपके रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र गोलीय नहीं बेलनाकार उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? बेलनाकार। तो देखिए, इसलिए मैंने लिखा है कि तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को चित्रानुसार बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, मैंने कहा था गाउस के नियम में जिस काल्पनिक पृष्ठ की हम लोग कल्पना करेंगे उसे गाउसियन पृष्ठ कहेंगे, तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिस पर निम्न तीन पृष्ठीय अल्पांशों S1 S2 S3 की कल्पना की गई है, उनकी कल्पना हम करेंगे। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अपने डेरिवेशन को। ये आपका एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का है, ए और बी। इन अल्पांशों का नाम है, सिरों का नाम है A1 और A2, ठीक है। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बेलनाकार होगा, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो जब बेलनाकार उत्पन्न होगा तो देखिए, मैंने बेलनाकार विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर दिया। आपके इस चालक तार की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बेलनाकार होगा। अब इस बेलनाकार विद्युत क्षेत्र पर आप लोगों ने तीन अल्पांशों की कल्पना की। एक अल्पांश इसके पृष्ठ पर, अच्छा इसकी त्रिज्या है r, त्रिज्या क्या है? r। एक अल्पांश S1 इसके पृष्ठ पर, एक अल्पांश S2 इसके ऊपर और एक अल्पांश S3 इसके नीचे, क्लियर। आपके उस चालक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र बेलनाकार होगा, उस चालक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? बेलनाकार। और इस बेलनाकार विद्युत क्षेत्र में जो आप लोगों ने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना है उसकी त्रिज्या है r। इस संपूर्ण पृष्ठ पर मैंने तीन अल्पांशों की कल्पना की, एक पृष्ठ पर S1, ऊपर S2 और नीचे S3। अब S1 का अभिलंब सदिश इधर, पृष्ठ के अभिलंब पथ बाहर की ओर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तार के दाईं ओर होगा, मैंने समझाया है। तो विद्युत क्षेत्र इधर, यानी ये तो हो गया आपका ds वेक्टर, ओके, और ये क्या हो गया? E वेक्टर, क्लियर। आपके इस अल्पांश पर, ये अल्पांश इस तार के दाईं ओर है तो विद्युत क्षेत्र दाईं ओर, और इसके पृष्ठ के अभिलंबवत अभिलंब सदिश इधर ही होगा। इसका अभिलंब सदिश ऊपर की ओर होगा, ds वेक्टर। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ds वेक्टर। और आपका इसका अभिलंब सदिश पृष्ठ नीचे की ओर खुल रहा है तो इसका अभिलंब सदिश नीचे की ओर ds वेक्टर। इसका अभिलंब सदिश इधर, इसका अभिलंब सदिश ऊपर और इसका अभिलंब सदिश नीचे। अगली बात, ये तार के दाईं ओर है तो विद्युत क्षेत्र दाईं ओर, ये भी इस तार के दाईं ओर है तो विद्युत क्षेत्र दाईं ओर, ठीक है। लेकिन ये अल्पांश इस तार के बाईं ओर है तो इसका प्रभाव ऐसे ही तो फैलेगा बेलनाकार रूप में, ठीक है। अब इसका प्रभाव ऐसे फैलेगा तो इसकी इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, ई वेक्टर। आप लोगों ने तीन अल्पांश लिए, S1, S2 और S3। तीन अल्पांश लिए, S1, S2 और S3। S1 का अभिलंब सदिश इधर, S2 का ऊपर और S3 का नीचे। इस पर विद्युत क्षेत्र तार के दाईं ओर है तो दाईं ओर, ये भी तार के दाईं ओर है तो दाईं ओर, और ये तार के बाईं ओर है तो बाईं ओर। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। S आपके जिस पर तीन पृष्ठीय अल्पांश S1, S2, S3 की कल्पना की गई है, तो आपके संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, आपके संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत
फ्लक्स, आपके संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो बोलिए फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस थीटा, पूरे का क्षेत्रफल एस, सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए मैंने क्या डिनोट कर दिया, एस। यही आपके गाउस का नियम है, सॉरी आपका वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा। इस समाकलन को हम निम्न रूप में तोड़ सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई लोगों कि मैं इस समाकलन को तोड़ रहा हूं, कैसे, क्योंकि ये है संपूर्ण पृष्ठ S के कारण, ये है संपूर्ण पृष्ठ S के कारण, और मैंने अल्पांश लिए हैं 3, S1 S2 और S3। तो आपका फाई बराबर सबसे पहले S1 के लिए ई डी एस कॉस थीटा तो रखना ही है। अब आप बताइए S1 के लिए, चलिए थीटा बाद में लिखेंगे, थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा और प्लस में S3 ई डी एस कॉस थीटा। मतलब जब मैंने 3 अल्पांश लिए हैं S1 S2 और S3, तो समाकलन को तीनों अल्पांशों के लिए अलग अलग ले लिया। तो अब आप लोगों को इसमें थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ई डी एस कॉस, आपके S1 के लिए थीटा कितना है सोचकर बताइए। S1 के लिए E और DS में थीटा कितना है, E और DS की दिशा समान है तो थीटा 0, तो कॉस 0, फिर S2 आपका EDS कॉस, S2 के लिए देखना थीटा कितना है, S2 के लिए DS ऊपर की ओर E इधर की ओर, तो थीटा बोलिए कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। और फिर बारी किसकी है S3 की, तो EDS कॉस। S3 के लिए देखिए DS नीचे की ओर और E इधर, तो भी इसके लिए भी कॉस 90। अब एंगल इसके लिए 90 है, इसके लिए 90 है और S1 के लिए 0 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई इक्वल टू S1 ई डी एस, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आपका फाई इक्वल टू क्या निकला, इंटीग्रल S1 ई डी एस। तो मैंने E को बाहर निकाल लिया, DS का इंटीग्रेशन और S1 के लिए। अब आप एक बात बताइए मुझे कि आप लोगों को DS का समाकलन निकालना है, मतलब आपके जो क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हो उस क्षेत्रफल अल्पांश से इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है, और वो भी किसके रूप में, बचा कौन है S1, कौन बचा है S1। तो S1 जैसे क्षेत्रफल अल्पांशों को जोड़ो और इसका पूरा क्षेत्रफल निकालो। S1 है इसके पृष्ठ पर, S1 कहां पर है, पृष्ठ पर है, और जब S1 पृष्ठ पर है तो S1 को जोड़ेंगे, S1 जैसे क्षेत्रफल अल्पांशों को जोड़ेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फाई बराबर E इंटू DS का समाकलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब इस बेलन की त्रिज्या तो r है, त्रिज्या तो r है, लेकिन ऊंचाई h की जगह पर मैंने क्या ली है, l, क्या ली है भैया, l ली है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा है जिस पर l लंबाई के अल्पांश, तो h की जगह पर क्या हो गया l, समीकरण नंबर 1। हम लोगों ने फाई का मान निकाल लिया। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में क्या है, आपको मैंने सबसे पहले इसी में करनी है, यहां से आप सीख जाओगे कि डेरिवेशन को करना कैसे है। हमें 2 बार फ्लक्स का मान निकालना है, एक बार इस फ्लक्स के फॉर्मूले से, दूसरी बार गाउस के नियम से, फिर हमारा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब किसकी बारी है, गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम से बोलिए फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने रेखीय आवेशित चालक तार लिया है, रेखीय आवेशित चालक तार लिया है, वह इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसका रेखीय आवेश घनत्व वो क्या है, लैम्डा। आपके रेखीय चालक तार लिया है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। तो आप लोग रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लो, रेखीय आवेश घनत्व से बताइए लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एल। रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल।
तो Q बराबर लेमड़ा इंटू एल। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या निकली, लेमड़ा इंटू Q बराबर लेमड़ा इंटू एल। तो आपके फ्लक्स फाई का मान Q की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रखो, तो लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण है, 2। आपने एक फ्लक्स का मान समीकरण 1 में निकाला और दूसरे फ्लक्स का मान समीकरण 2 में निकाला, तो आपके समीकरण 1 व 2 से और दोनों मानों को बराबर कीजिए। पहला मान है E इंटू 2πr_l और दूसरा मान है लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, तो E बराबर लेमड़ा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। E बराबर लेमड़ा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। आप अपनी तरफ से 2 का गुणा और 2 का भाग दे दीजिए, तो E बराबर 2 लेमड़ा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग और r को अलग। तो आप ही बताइए कि ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट किसका मान हुआ, k का। तो ये हो गया 2k लेमड़ा अपॉन r, 2k लेमड़ा अपॉन r। आप लोग लिखो, उससे पहले आप लोगों को ये टॉपिक पूरा एक बार दोबारा समझना है। देखिए, रेखीय आवेश गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला रेखीय आवेश चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको हमें ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने एक ए बी अनंत रेखीय आवेश चालक तार की कल्पना की, जिस पर एक अल्पांश लिया है एल लंबाई का A1 और A2। इतना मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, इस दिशा में ऐसे होगा, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के रूप में होगा। अब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के रूप में होगा तो मैंने इस पर 3 अल्पांशों की कल्पना की, S1 S2 और S3। S1 पर अभिलंब सदिश इधर, S2 पर ऊपर और S3 पर नीचे। S1 पर विद्युत क्षेत्र इधर, S2 पर ऊपर राइट में और S3 पर लेफ्ट में। तो आप लोगों को संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है। फाई बराबर इंटीग्रल E डॉट ds यानी E ds cos थीटा। अब आप लोगों ने समाकलन को 3 के लिए व्यक्त किया, S1 S2 और S3। बट S1 में एंगल है 0 E और ds में, S2 में E और ds में एंगल 90, S3 में E और ds में एंगल 90, cos 90 एंड cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, तो E ds बचा। अब E को बाहर निकाला, ds का समाकलन, S1 जैसे अल्पांशों में ds का समाकलन, S1 जैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों का योग निकालना है आपको। तो आप के ये अल्पांश पृष्ठ पर स्थित है, तो जो परिणामी क्षेत्रफल निकलेगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर निकलेगा, जो होता है 2πrh। बट यहाँ पर h की जगह पर कौन है, l, यानी आपके इस तार की लंबाई l है, तो बेलनाकार विद्युत क्षेत्र की लंबाई भी क्या होगी, l होगी, तो 2πrl। फिर आपने कौन सा नियम यूज किया, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है, रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है, तो लेमड़ा बराबर Q अपॉन L। तो Q बराबर लेमड़ा इंटू L, ये मान उठाकर यहाँ रखा, तो फाई बराबर लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब समीकरण 1 में भी हम लोगों ने फ्लक्स का मान निकाला और समीकरण 2 में भी, दोनों को बराबर कर दिया। एल से एल कट गया, तो इधर से 2πr गुणा में इधर डिवाइडेशन में पहुंच गया, तो लेमड़ा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। आपने अपनी तरफ से 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, तो 2 लेमड़ा अपॉन 2 दूनी 4 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, के। तो 2k लेमड़ा अपॉन आर, यानी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 2k लेमड़ा अपॉन आर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया आराम से। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे आप लोगों को समझाता हूँ, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या क्या डिसीजन निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते। वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकते हो उसको, और पूरा नोट भी करना है आपको, क्योंकि नोट्स आप बना ही रहे हो। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, देखिए अतः अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो बताइए E बराबर क्या निकला, 2k लेमड़ा अपॉन आर। लेकिन हम लोग जब भी फॉर्मूला लास्ट में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो सदिश रूप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कैप।
सदिश रूप में यहाँ पर और क्या आ जाएगा, आर कैप। क्लियर है। तो अतः आप बताइए विद्युत क्षेत्र और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा एक दूसरे के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो ये समानुपाती है यानी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपका विद्युत क्षेत्र और दूरी आर, बोलिए ये आर ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। आपका विद्युत क्षेत्र ई और लैम्बडा, ई और लैम्बडा में समानुपाती का ग्राफ आएगा सीधा, ठीक है। और ई और आर, ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ग्राफ भी कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का। किसका आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, जिसका फॉर्मूला कितना आया है, 2k लैम्बडा अपॉन r, जहां k आवेश नियतांक है, लैम्बडा आपके रेखीय आवेश घनत्व है और r उस बिंदु की दूरी है जहां पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर है। अच्छा, ग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिए। वो आप लोगों ने जब पूरा लिखा था यहां तक, तो यहां के बाद में आप लोगों को ये नोट करना है। अब इसके बाद में मैं उस मुख्य बिंदु पर आ जाता हूं जिसका वादा मैंने आप लोगों को क्लास में सबसे पहले किया था, यानी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बताना, जो एग्जाम्पल इसके और जो आपके आ चुके हैं। आपका एक क्वेश्चन जो इस बार आया है बोर्ड के एग्जाम में, आरबीएसई 12th फिजिक्स के एग्जाम में, यानी 2020 में ही इसमें एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा सिर दर्द था और वो क्वेश्चन शायद 14वें नंबर का था, न्यूमेरिकल था। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या कह रहा है वो न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, आपका वो न्यूमेरिकल बुक में, यानी आरबीएसई की बुक में, इस बुक में देखिए, ये आप सब लोगों के पास बुक है। इस बुक में ये न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में आया था कठिन वाला, वो है पेज नंबर 35 पे। तो पेज नंबर 35 पे आपका एग्जाम्पल नंबर वो है 2.11। लेकिन 2.11 कराने से पहले मैं 2.10 समझा देता हूं आपको, फिर आप लोगों को 2.11 करवा देंगे। 2.10 में क्या कह रहा है वो, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर, एक अपरिमित विस्तार का यानी अनंत लंबाई का सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्बडा दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। तो इसको कूलाम में बदलिए, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। इसे रेखीय आवेश में, इसे रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बिंदु की दूरी r, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम लोगों को अब इस साल किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल भी करने हैं। एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इस बार के पेपर में जैसा मैं 2.11 एग्जाम्पल को बता रहा हूँ वो आया है और वो बच्चों से हुआ नहीं। बच्चे कमजोरी में ले जाते हैं एग्जाम्पल से, वो बोलो बुक के पीछे वाले क्वेश्चन कर लो। इस बार हमें एग्जाम्पल भी कर रहे हैं और बुक के पीछे वाले क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए आपके एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर और आपके उस बिंदु की दूरी r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे, 20 × 10⁻2 मीटर, यानी 2 × 10⁻, एक जीरो यहाँ, 10⁻2, तो 10⁻1 मीटर। तो आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बोलिए क्या फॉर्मूला, 2k लैम्बडा अपॉन r, E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। तो 2 k की वैल्यू क्या है आपका, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, लैम्बडा की वैल्यू 2 × 10⁻6 अपॉन आपके r की वैल्यू है 2 × 10⁻1। कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे आप लोग न्यूटन पर कूलम में। काफी इजी है। लेकिन अब जो मैं 2.11 समझा रहा हूं आप उसको ढंग से समझोगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे। तो देखिए उसने कहा है, आराम से मैं भाषा पढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन की, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या है 0.1 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये अनंत रेखीय आवेश है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है आपके 0.1 मीटर के पथ पर। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऐसे, क्लियर। और यदि रेखीय आवेश घनत्व
यानी लेमड़ा की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहा है। ये आपका अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो एक बात बताइए कि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा? वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा? इस तार की वजह से, अनंत रेखीय आवेश की वजह से 2k लैम्बडा अपॉन आर। आपके पास के की वैल्यू आप जानते हो, लैम्बडा है और आर है, आप ई निकालोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत बल लगेगा? विद्युत बल लगेगा QE। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से इस विद्युत क्षेत्र की वजह से कितना विद्युत बल लगा? F बराबर QE। तो विद्युत बल QE है, तो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान और E का मान 2k लैम्बडा अपॉन आर। 2k लैम्बडा अपॉन आर विद्युत क्षेत्र का मान। आप भले यहाँ पर कैलकुलेट मत करना, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पर विद्युत बल लगाइए, क्लियर। अब जब इस पर विद्युत बल लगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर। तो वृत्ताकार पथ पर इसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए। इसको क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। तो इस इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इस इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? उस लगने वाले विद्युत बल से। कौन से बल से? विद्युत बल से। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर। और आपका विद्युत बल कितना लग रहा है? E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब यहां से आगे कुछ नहीं, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि कोई अनंत रेखीय आवेश है, उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है हमें कि ये इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चक्कर लगा रहा है। जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा कितना? 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो विद्युत बल भी लगेगा, कितना लगेगा? F बराबर QE से E इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश E 2k लैम्बडा अपॉन आर। और जब इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। और वो अभिकेंद्रीय बल उसको कहां से मिलेगा? इस विद्युत बल से। कहां से मिलेगा? इस विद्युत बल से। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv² अपॉन आर बराबर E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर। आपको वेग ज्ञात करना है, तो v² बराबर 2 आपका, अब mv² आर बराबर E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर। जब आप लोगों का ये R से R कट जाएगा, तो R से R कट गया तो बचा क्या? v² बराबर E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन m। E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन m। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? वेग। तो वेग के लिए इधर से वर्ग हटाओ तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, अंडररूट में E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन m। आप लोगों को इस फॉर्मूले को लगाकर आंसर निकालना है। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे? अगर ये तुमसे नहीं होगा तो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, लेकिन आप करने के लिए ट्राई कीजिए, आप लोगों को कोशिश करनी है इसमें। तो E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो E का मान आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 है। K का मान आप लोग जानते हो, K का मान 9 × 10⁻9, मात्रक नहीं लिख रहा मैं, केवल मान लिख देता हूँ। लैम्बडा का मान आपके पास है। आपका M का मान, M यानी किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो द्रव्यमान भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। एक बार से फिर समझिए, आपका इलेक्ट्रॉन एक अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, क्योंकि बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्ताकार गति संभव नहीं है। और उसको वो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा विद्युत बल से, क्योंकि इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र लगेगा उस पर, और विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल। तो विद्युत क्षेत्र लगेगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। विद्युत बल लगेगा QE यानी E इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो अभिकेंद्रीय बल को विद्युत बल के बराबर कर दिया और वेग का लिए फॉर्मूला निकाल लिया। वेग के लिए फॉर्मूला निकाल लिया और इसमें E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, K का मान 9 इंटू 10⁻9 और M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 रख के कैलकुलेट कर लेना है। ये क्वेश्चन इतना सरल था, लेकिन बच्चों से नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके लिए यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। बहुत सारे बच्चे प्रतिभाशाली थे जिनके 100 आने के पूरे चांस थे। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हमारी नज़र में, लेकिन उन बच्चों के
98 रह गए, 99 रह गए, केवल किस वजह से? इस न्यूमेरिकल की वजह से। तो इस न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को केवल और केवल इस चीज को समझना है। क्लियर है? तो समझ के आप लोगों को आराम से इस न्यूमेरिकल को कर लेना है। ये इसी साल RBSE के फिजिक्स के एग्जाम में 2020 में आया है। तो ये न्यूमेरिकल हमें याद दिलाता है कि हमें एग्जाम्पल भी कर लेने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब रही बात आपके होमवर्क की, एक तो इनके आंसर निकालने हैं, दूसरी बात आपको RBSE की बुक में पीछे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। RBSE की बुक में पीछे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर बुक के पीछे का 5, कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। एक अनंत रेखीय आवेश, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। आप लोग रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में आप लोगों को लिखकर दे देता हूं। यदि 2 आवेशित तारों, यदि 2 आवेशित तारों के आवेश घनत्व, अब 2 आवेशित तार हैं और उनके आवेश घनत्व आपके 2 माइक्रोकूलम पर मीटर व 8 माइक्रोकूलम पर मीटर हैं, तो इनसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों, का अनुपात ज्ञात करो। इनसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करो। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताना है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 आवेशित तारों के आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर व 8 माइक्रोकूलम पर मीटर हो, तो इनसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करो। ये दोनों करने हैं और आप लोगों को मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के देने हैं। और अगर आप लोगों को ये क्लास हमारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बच्चों से भी कराएं, ताकि वो भी पढ़ते रहे, आप लोग पढ़ी रहे, वो भी पढ़ें अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेहनत कीजिए बहुत अच्छे तरीके से और घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।